नमस्कार, आप देख रहे हैं कृष्ण टीवी और मैं सुनील नारनोलिया आपका मनपसंद कार्यक्रम मंथन कोरोना लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। कोरोना के हालात के ऊपर नजर डालूं तो कोरोना के आज की तारीख में केसेस 7,67,000 क्रॉस कर चुकी हैं और करीब 21,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कल की मैं बात करूँ तो 22,000 का आंकड़ा था जो पॉजिटिव मिला। हम नहीं जानते कि इसका वैक्सीन कब मिलेगा और किस तरह से इसका निस्तारण होगा। कहते हैं पत्थरों में जो प्राण भर दे वो या तो ईश्वर हो सकता है या फिर कोई मूर्तिकार हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कोरोना के संकट काल के दौरान उन पत्थरों में प्राण भरने वाले मूर्तिकारों के प्राण खुद ब खुद संकट में आए हुए हैं। किस तरह से उनकी दिनचर्याएं चल रही हैं, कैसे जीवनचर्याएं चल रही हैं, कैसे वे अपने आप को इस माहौल के दौरान स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं और कैसे कोशिश कर रहे हैं कि इस दौर से भी निकल जाएं और इस कला को जिंदा रखें। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा उस शख्सियत का जो किसी नाम की किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं सबसे पहले रूबरू करवाता हूँ पद्मश्री अर्जुन प्रजापति जी से। इसलिए अगर मैं इनकी खुफिया गिनाने लगूँ तो मुझे लगता है कि एक अंक मुझे इनके ऊपर बनाना पड़ेगा। इसलिए बड़े संक्षिप्त मैं इनका परिचय देना चाहूंगा। ये वो भारतीय हैं जिन्होंने 10,000 से ज्यादा नए मूर्तिकारों को इन्होंने तैयार कर दिया है। ये क्लोन बनाने में माहिर हैं और इनकी क्लोन बनाने की कला को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उन्होंने भी बहुत सराहा था। तो मुझे एक वाकया याद आता है कि जब इन्होंने 20 मिनट के अंदर मूर्ति बना के उनको दी थी तो उन्होंने इनके हाथ पकड़ी, कही थी कि इन हाथों में कला ये आई कहाँ से है। ये मार्बल के अलावा टेराकोटा है, ब्रॉन्ज है, पीओपी है और फाइबर ग्लास के अंदर भी काम करते हैं। इसके साथ एक बड़ी पहचान जुड़ी हुई है जो इसने हमारा देश और विदेश में हमारा नाम रोशन किया है, वो है इनकी बनाई हुई कलाकृति मणिखनी। मणिखनी एक ऐसी स्त्री की कलाकृति जो अपने प्रीतम का इंतजार कर रही है, उसकी भावनाएं और उसके अंग अंग से वो बात वो इंतजार नजर आता है। मैं प्रजापति जी का स्वागत करता हूँ कार्यक्रम के अंदर। साथ ही साथ में अभिनंदन करता हूँ, मैं अभिनंदन करना चाहूंगा पंकजा तोनवाल जी का। पंकजा जी अवार्ड की बात करें तो इन्होंने भी बहुत सारे जीत चुके हैं। नारी सम्मान अवार्ड जीत के रखा है इन्होंने। इसके अलावा ये समाज सेवा के क्षेत्र में भी हैं, लेखन के क्षेत्र में भी हैं, पेंटिंग के क्षेत्र में जहाँ तक मुझे ध्यान आता है इन्होंने पेंटिंग के अंदर भी नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये भी टेराकोटा है या फिर मिट्टी के जरिए है, पत्थरों के जरिए हैं, उनके अंदर जान फूंकती हैं, अपनी भावनाओं को उसके अंदर उकेरती हैं। साथ ही साथ हमारे एक आर्टिस्ट जो करीब 20 साल से इसी क्षेत्र में लगे हुए हैं और उन्हें पत्थरों में प्राण फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। हंसराज कुमावत जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों का स्वागत इस कार्यक्रम के अंदर। और आप सब लोगों के जरिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज हम लोग ये जान पाएं कि आपके क्षेत्र में, आपके इस कला के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। तो सबसे पहला सवाल है मैं प्रजापति जी से लेना चाहूंगा। अर्जुन प्रजापति जी, आपने करीब 10,000 से ज्यादा शिल्पकारों को तैयार कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि आपको शिल्पकारों का दर्द बेहद करीबी से नजर आता होगा। तो कोरोना ने ये मार बढ़ा दी है, कलाकारों के, शिल्पकारों के संघर्ष को बढ़ा दिया है। तो थोड़ा सा बात पे प्रकाश डालिए कि आजकल शिल्पकारों का जीवन किस तरह चल रहा है। सुनील जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि कोरोना के अंदर वैसे तो सारे ही व्यापार लॉकडाउन हो गए हैं, बाकी मूर्ति कला का जो कार्य है ये तो इतना जबरदस्त इफेक्ट हुआ है कि बिल्कुल जो है सारा जो कारोबार है वो बिल्कुल एकदम लॉकडाउन हो गया है। मैं इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से ये निवेदन करूंगा कि कुछ कलाकारों की समस्याओं के ऊपर प्रकाश डाला जाए और उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। बड़ी दयनीय हालत है। हमारे कुछ कलाकार तो ऐसे हैं जो रोज कमाते रोज खाते हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्याएं, कई प्रकार की समस्याएं उनके सामने आ गई है। सर, मेरा एक जो सवाल ये रहेगा कि क्या इनके लिए कोई नए ऑल्टरनेट्स निकाले जा रहे हैं कलाकारों के जरिए? सरकार की भूमिका अपनी जगह है, क्या कलाकारों के जरिए अपने कोई नए ऑल्टरनेट्स निकाले जा रहे हैं? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अभी दुकानें खुल गई है, शोरूम खुल गए हैं, लेकिन कस्टमर वहां नहीं आ रहा। और ये कोरोना को आए 3 महीने हो गए, 3 महीने से भी ज्यादा हो गए। सब डरे हुए हैं और व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है। सही कह रही हैं। डर कहीं ना कहीं ज्यादा रगों में बस गया है, तो उसकी वजह से और चीजें भी ज्यादा प्रभावित हो रही थी। चलिए जी, मैं अगला सवाल लेके पंकजा जी से जुड़ना चाहूंगा। पंकजा तोनवाल जी, जीवन में शांति का बड़ा महत्व होता है, एकाग्रचित्तता का बड़ा महत्व होता है। जैसे अभी अर्जुन प्रजापति जी जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इन दिनों कलाकारों की शांति भंग हो रही है, वो एकाग्रचित हो नहीं पा रहे हैं। जब भी कृष्ण जीवन मरण का आ जाता है, रोजी रोटी का आ जाता है, तो एकाग्रता भंग हो जाती है। तो ऐसे काल में जबकि
एकाग्रता भंग हो रही, अलग अलग कारणों से हो रही, तो एक कलाकार के तौर पे आप खुद को शांत रखने के लिए, अपने आप को और क्रिएटिव रखने के लिए किस तरह के कदम अख्तियार कर रही हैं? ऐसे में जब इंसान अपना सारा काम छोड़ के घर पे बैठने को मजबूर हो गया है, ऐसे में एक कलाकार की मानसिक स्थिति क्या हो सकती है, आप ये सोच सकते हैं। क्योंकि वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और जब मानसिक रूप से शांति नहीं होती है तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी इफेक्टेड होती है। लेकिन कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति का एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रुख होते हैं। तो हमें इसे नेगेटिव जो रुख है उस परिस्थिति पर तो हमारा कोई बस नहीं चल सकता है, क्योंकि ये तो काल जिस हिसाब से कटेगा, हमारी कोशिश से भी कटेगा और समय के साथ भी कटेगा। लेकिन ये जो समय एक कलाकार को अपने घर में मिला है, उसमें कलाकार को अपनी मानसिक शांति को बरकरार रखते हुए और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये जो समय मिला है, इसमें ना तो कलाकार के ऊपर काम का दबाव है, वो अपनी क्रिएटिविटी में बहुत ही निखार ला सकता है और मनन कर सकता है कि उसके काम में क्या कमी है, क्या नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं काम के साथ। तो कहीं ना कहीं इस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से नेगेटिविटी को ना देखते हुए इसे पॉजिटिविटी के साथ भी देखना चाहिए, और सभी कलाकारों को योगा के माध्यम से और अपने परिवार के साथ सुख शांति के साथ रहकर अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाते रहना चाहिए और निखार लाना चाहिए। आपने एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न उठाया है और मुझे लगता है उसका जवाब मुझे अर्जुन प्रजापति से मिल जाएगा। अर्जुन प्रजापति जी, जाहिर सी बात है कि आपकी कला में संघर्ष बहुत ज्यादा है। उसी संघर्ष की वजह से जाहिर सी बात जो कलाकारों के बच्चे हैं वो इस कला में आने से थोड़ा सा थक पकाते हैं कि इसमें आगे फ्यूचर क्या होगा। अब इन दिनों समस्या क्या रही, जैसे हम लोग देख ही रहे हैं कि अब पहले भी संक्रमण काल चल रहा था और अब और समस्याएं बढ़ गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के मन में और भी अविश्वास पैदा हो जाएगा। कहीं के दिमाग में ये आएगा कि हमारे पास ही बैकअप होता, हमारे पास भी सेव रिसोर्सेज होते तो हम लोग शायद दूसरे लोगों की तरह इस चीज से जल्दी उबर पाते। तो ऐसा केस के अंदर जो बच्चों में, जो आप लोगों की जो नस्लें, जो पीढ़ियां हैं, जो मूर्तिकारों की जो पीढ़ियां हैं, उनके दिल में एक डर घर कर गया है। तो उसके निस्तारण के लिए, उसके निराकरण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, किस तरह से किया जाए? देखिए, कलाकारों के मन में डर, ऐसा कहना गलत है। डर तो सभी तरीके के लोगों में इस कोरोना का है। रही बात इस मूर्ति कला के क्षेत्र में इसका भविष्य क्या है, आने वाली पीढ़ियों को इसके भविष्य के बारे में स्कोप नजर आता है या नहीं, आपने क्वेश्चन किया। मेरा जवाब ये है कि कोई सी भी कला हो, अगर उसको गुरु शिष्य परंपरा के तहत, साधना के तहत उसको सीखा जाए, तो मैं समझता हूं कि अच्छी कलाकृति को, अच्छे कलाकार बनने के बाद उसको कोई तरीके की चिंता नहीं होनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा सा टूल पकड़ना आ गया, वो अपने आप को बहुत बड़ा सुपर कलाकार बनने लग गया। वो अपनी एग्जीबिशन करने लग जाता है, अपने आप को बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट करने लग जाता है, कुछ भी नहीं जानते। आजकल के बच्चे जो है 5 दिन सीखने को जाएंगे और छोटा सा किसी का पोर्ट्रेट बना के उसको फेसबुक पे कहीं पे डाल देंगे और अपने आप को बहुत 30 बार का बहुत बड़े मूर्तिकार समझ जाएंगे और पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग जाते। बड़ी शर्म की बात है। इनको चाहिए कि साधना करो, सीखो, तपस्या करो, तप करो, तब जाके कलाकार बनता है। कलाकार की परिभाषा इन लोगों को पता नहीं है। कलाकार शब्द का जो अर्थ है उसका ही पता नहीं। मैं आपको इस कलाकार शब्द के अर्थ का भी आपको बताना चाहूंगा कि बहुत काम करने वाला मजदूर कहलाता है, और किसी चीज की कॉपी कर देना डिटो, वो कारीगर कहलाता है। और नया क्रिएशन करने वाला, जो नई चीज पैदा करता है, उसको कलाकार कहा जाता है। कलाकार बनने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ा तप करना पड़ता है, जब जाके कलाकार बनता है। आजकल तो थोड़ा सा सीखा, कौन किसका गुरु, सब भूल जाता है और वो अपने आप की छोटी मोटी कृतियां बढ़ा के
फेसबुक में डाल के अपने आप को बहुत बड़ा मूर्तिकार साबित करना चाहता है। ये बहुत गंदी, बहुत गलत सोच है। कलाकार बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। बहुत सही कहा। गुरु के पास उसको सीखना पड़ता है, तब वो कलाकार उभर के पैदा होता है। उसके लिए एक समय चाहिए। आजकल कहाँ है पैसे लोगों के पास? पैसे ही नहीं है। थोड़ा सा किया और अपने आप को बहुत बड़ा मूर्तिकार समझने लग जाते। बस यही ऐसे ही कलाकार जो है वो चिंता में डूबे रहेंगे, उनको कभी सफलता नहीं मिलेगी, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये मेरा चैलेंज है। अच्छा कलाकार बनो, अच्छी कृति बनाओ, वो कभी जो है उसकी कृति विश्वविख्यात होगी, खूब नाम करेगी और खूब कला जगत में वो विख्यात होगा। ये कला, निश्चित तौर पर ये कलाकार बनने के लिए ये नहीं होगी। आपने वाकई बहुत बड़ी बात करी। कहीं न कहीं आप जैसे जो कला है, कला के क्षेत्र में एक गुरु शिष्य परंपरा का जीवंत होना बेहद जरूरी हो सकता है। बहुत जरूरी। गूगल के जरिए पढ़ लें, बाकी चीजें हम लोग गूगल के जरिए पढ़ लें, नेट के जरिए पढ़ लें, लेकिन ये कला है, ये हाथ के जो कमाल है, स्पर्श की जो महत्ता है, ये बिना गुरु के चरणों में बैठे हम लोग सीख नहीं सकते। आपने बहुत मुझे बहुत दुख होता है, कुछ भी नहीं जानते, छोटा सा किसी का पोर्ट्रेट बनाया और फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया और अपने आप को बहुत बड़ा मूर्तिकार साबित करने लग जाते हैं। सही कहा सर। फेसबुक वगैरह की वजह से ऐसा नहीं होता। कलाकार बनने के लिए तप और तपस्या करनी पड़ती है। तप और तपस्या करनी पड़ती है, बिल्कुल। मैं इस सवाल को लेके अगला जो सवाल हंसराज जी से बात करना चाहूँ। हंसराज जी, जैसे अभी हमारे सामने हमारे वरिष्ठ अर्जुन प्रजापति जी ने बड़ा ही अच्छा सा सवाल उठाया कि आजकल के युवाओं में बहुत ज्यादा धैर्य की कमी है। उसे लगता है कि उसने 2 बातें बनाई हैं और बना के और उसने अपने आप को फेसबुक पे प्रेजेंट कर दिया है, उसे गुरु चरणों की वंदना करनी नहीं आती, शायद उसे करीब रह के वो सीखना भी नहीं जाता है। उसे लगता है कि अब मैं ग्लोबल बहुत जल्दी हूँ। इस सवाल को लेकर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन दिनों जो युवा पीढ़ी आ रही है, जाहिर सी बात है, देखो ग्लोबल होना, जल्दी जल्दी सफलता अर्जित करना तो सबकी इच्छा होती ही है, और धैर्य जितना इन वरिष्ठ लोगों में था, जाहिर सी बात है समय के साथ वो भी कम होता जा ही रहा है। तो ऐसे केस के अंदर आज मैं आपको जब देखता हूँ, करीब आपको मैं बायोडाटा वगैरह देख रहा तो करीब 15 से 20 साल हो गए आपको इस फील्ड के अंदर काम करते हुए, और उसी तन्मयता से आज भी आप करने लग रहे हैं, अपनी सेवाएं हैं, अपनी क्रिएटिविटी को करने के लगे हुए हैं। तो ऐसी जो प्रेरणाएं हैं, आप किस तरह से अपने आप को संजोगे चलते हैं, कैसे इसी काम को आगे बढ़ाए हुए हैं? जी, अभी युवाओं की जो बात चल रही है, ये बात तो है, अर्जुन जी जो बात बता रहे हैं, बात है कि पेशेंस नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। बहुत सारे माध्यम है, लकड़ी है, स्टोन है, ब्रॉन्ज है, वुड है, स्क्रैप है, बहुत सारे डिफरेंट मीडियम है, लेकिन उनको एक्सपेरिमेंट, उनके अंदर एक्सपेरिमेंटल वर्क करना और अपने थॉट्स को दिखाना, अपने कॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स हैं कि हम क्या हैं और क्या हम दिखाना चाह रहे हैं, वो जरूरी है। क्योंकि केव आर्ट से लेके और पुराण काल में जो मूर्तियां बनी है और आज जो मॉडर्न टाइम जो चल रहा है और आज के कोरोना जो काल चल रहा है, लेकिन इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जो माध्यम है, इन माध्यम को लेके एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। अपने कॉन्शियस माइंड में वो चीजें आपको दिखानी जरूरी है जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो, वो दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी पढ़ा नहीं और कुछ भी हमने दिखा दिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और मुझे लगता है कि गुरु और शिष्य की जो परंपरा जो अर्जुन जी बता रहे, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, उनको फॉलो करना चाहिए शिष्य जो स्टूडेंट्स हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे जो एडमिशन लेते हैं या गुरु के पास जाते हैं, उनका एक माइंड एक ब्लैंक होता है, वो भगवान की तरह होता है, मैं मानता हूँ। उनके ब्लैंक स्पेस में, माइंड में वो चीज आनी जरूरी है जो वो है, जो उसको बनना चाहिए। टेक्निकल सपोर्ट करना, मीडियम को लेके एक्सपेरिमेंट करना कि वो कैसे बनता है, टेक्निकली हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। आई मीन्स गुरु जो भी है या टीचर्स, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर एक बने बनाए साँचे में अगर उस बच्चे को या उस युवा पीढ़ी डाल दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि फिर वो बन नहीं पाएगा जो उसको बनना है। उसका जो क्रिएशन इंडियन कंटेम्प्रेरी में, उसके जो क्रिएशन की जो जरूरत है, वो हमें उस चीज का कंट्रीब्यूशन होना जरूरी कि उसका कुछ ना कुछ योगदान बने। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं शिष्य के साथ में गुरु को भी समानांतर वे में अपने धैर्य को बढ़ाना चाहिए। उससे भी इस बात को गुरु का सपोर्ट तो होता ही होता है। मैं कुछ संस्थाओं की बात कर रहा हूँ, जो कला संस्थाएं हैं, वहाँ पे हो सकता है कुछ गुरु ऐसे भी हो जो बच्चे, जो युवा पीढ़ी जो आती है, उनको बताती है बेटा ये ऐसा नहीं होता है, इसको ऐसा बनाओ। तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो जो ब्लैंक जो ब्रेन है, वो खुद जो सोच रखता है, वो खुद अपनी चीज बना पाएगा।
मुझे लगता है कि उसके ब्रेन में उसको टटोलो कि वो 5 साल या 10 साल का जो एक बच्चा है या 20 साल के टाइम में जब कॉलेज में आता है, वो क्या थॉट्स रखता है, उसने जर्नी क्या की है, उसने क्या रीडिंग किया है, क्या पढ़ता है, उसके कॉन्शियस माइंड में क्या चीजें फीड हुई है, उनको लेके अगर वो बहुत सारी ड्राइंग बनाता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वर्क करता है, उनसे वो क्रिएटिव कुछ चीजें बाहर लाता है और गुरु उसको सपोर्ट करता है कि हाँ वो टेक्निकली कुछ उस मीडियम में आपको इस तरह से आपको एक फ्लो में लानी जरूरी है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान दौर में जो अहंकार का दौर चल रहा है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वोपरि दिखाने का दौर चल रहा है, उस दौर के अंदर गुरु की एक महत्ता और भी बढ़ जाती है, एक जरूरत और भी बढ़ जाती है कि अब उसे अपने विद्यार्थी की क्रिएटिविटी के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वो अपने छात्र को, अपने विद्यार्थी को पूरी तरह पोषित होने दे और उसमें आने वाले जितने भी अभिमान से प्रसिद्ध जो चीजें उनको भी बाहर निकाल देते हैं। बहुत ही अच्छी सी आपने बात की, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गुरु शिष्य में संबंध से बैठाना बहुत जरूरी है। मैं अगला सवाल लेके एक बार फिर से पंकजा जी जुड़ना चाहूंगा। पंकजा जी, आजकल हमारे देखने में आ रहा है सारी दूरदर्शन बंद हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स बंद हैं, हम अपनी चीजों को, कोई भी कलाकार है अपनी चीजों को सेल नहीं कर पा रहा है और जाहिर सी बात है जब तक उसके प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे, जब तक उसके एग्जीबिट नहीं होंगे, तब तक उसके इनकम के सारे सोर्सेस बंद होंगे। तो ऐसे केस के अंदर आप युवा भी हैं और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पर भी अच्छे से एक्टिव रहती हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अपने बायर्स को, अपने जो आपके खरीदार हैं, जो आपके कलाकृतियों के, उनको कनेक्ट करने की किस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, किस तरह के साधन यूज किए जा रहे हैं? सर, ऐसे में पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी कि जब कलाकार अपना कलाकर्म शुरू करता है तो बहुत सालों तक उसे, जैसा कि अर्जुन सर ने बताया, हंसराज ने बताया, बहुत संयम की जरूरत होती है। कई सालों तक उसे साधना करनी होती है, तब जाके कहीं उनके कौशल में निखार आता है। तो उनको लगभग बहुत सालों तक तो एक तपस्या ही करनी होती है, उनको अपना आर्टवर्क सेल करने का सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज का दौर ऐसा है, आर्थिक युग है, इसमें जब इंसान कहीं भी बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं एक अर्थ की जरूरत, उसकी एक आधारभूत जरूरत होती है कि अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो उसको पैसे की जरूरत है। तो अगर वो कला साधना भी कर रहा है तो उस कला साधना को जारी रखने के लिए भी उसको कहीं ना कहीं अर्थ की जरूरत है। तो उस अर्थ को कमाने के लिए आप इसे अपना जीविकोपार्जन करने का एक लालच समझ लीजिए या अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक तरीका समझ लीजिए कि उसे कहीं ना कहीं अपना आर्टवर्क सेल करना जरूरी हो जाता है। तो वही सवाल था मेरा कि आर्टवर्क को सेल करने के लिए आप लोग क्या आयाम प्रयोग में लेकर आ रहे हैं? जी, पहले आर्टवर्क सेल करने के लिए मैन टू मैन इंसान से मिलना पड़ता था, लेकिन आज आधुनिक युग में बहुत सारी सोशल साइट्स हो गई हैं और वेबसाइट्स बनाने का काम शुरू हो गया है। तो जो छोटे से लेकर बड़े सभी कलाकार अपनी वेबसाइट्स बना रहे हैं और सोशल साइट्स के थ्रू अपना काम सेल कर रहे हैं और ये मेरे हिसाब से आधुनिक युग में बहुत ही अच्छा एक साधन हो गया है कि इंसान अपने घर में ही बैठकर और पूरे वर्ल्ड वाइड सभी लोगों से जुड़ सकता है। कनेक्टिविटी उसकी 24 आवर चालू रहती है। और जहाँ तक कहूँ महिलाओं का काम है तो महिलाओं के लिए तो ये सोशल साइट्स का काम है, सोशल साइट्स के थ्रू काम करना है, ये एक वरदान की तरह साबित हुआ है क्योंकि महिलाओं पर अपने परिवार का भी बोझ होता है और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे में जब वो घर पर रहकर सोशल साइट्स के थ्रू थोड़ा काम करती है तो उनका समय बहुत बचत हो जाता है और काम अधिक हो जाता है। तो जाहिर बात आप ये कहना चाहते हैं सोशल साइट का अगर पॉजिटिवली यूज किया जाए, उनका सही ढंग से सदुपयोग किया जाए तो वो आपके लिए बायर ढूंढने में कामयाब हो सकती है और कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपने आप को अपडेट भी करना पड़ेगा। मैं अगला सवाल लेकर अर्जुन प्रजापति जी से रूबरू होना चाहूंगा। अर्जुन प्रजापति जी, आप जानते हैं कि ललित कला अकादमी है और जवाहर कला केंद्र है, दोनों ही कलाकारों की शरणस्थलियां रही हैं। यहाँ से अनुदान मिलने की बात रही हो या उनको प्रोत्साहन मिलने की बात रही या प्लेटफॉर्म मिलने की बात रही हो, लेकिन समय की मार देखिए जो भी स्थितियां हैं कि पिछले काफी समय से यहाँ पर कोई भी निदेशक पद के ऊपर नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस रिक्तता की वजह से कलाकारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, ललित कला अकेडमी जो है और जवाहर कला केंद्र जो है, ये कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए और अपनी कला को बेचने के माध्यम के लिए। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान ललित कला अकादमी का चेयरमैन का जो सिलेक्शन जो होता है, मेरा ये मानना है कि ललित कला अकादमी के जितने भी चेयरमैन बनते हैं और
कई बड़े बड़े कलाकार हैं, जो हमारे कृपाल सिंह जी हैं, राम गोपाल विजयवर्गीय जी हैं, ऐसे कई कलाकार जो हुए हैं, जो ललित कला अकादमी के चेयरमैन बने हैं। मेरा ये मानना है कि ललित कला अकादमी का जो चेयरमैन जो है, वो व्यक्ति बनना चाहिए जो किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ ना हो। अगर किसी संस्था से जुड़ा हुआ हो, उसकी कोई संस्था है या उसकी संस्था से वो चेयरमैन जुड़ा हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि वो अपनी संस्था को बहुत फायदा करवाता है, और ये कलाकारों का हक छीना जाता है। मेरा ये मानना है कि ऐसे ललित कला अकादमी के चेयरमैन को बनाना चाहिए जो किसी कला संस्था का अध्यक्ष ना हो या किसी किसी संस्था से जुड़ा हुआ ना हो। वो निष्पक्ष होना चाहिए, कला के बारे में उसको ज्ञान होनी चाहिए, कलाकारों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, लेकिन किसी संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर ललित कला अकादमी का चेयरमैन होता है, तो वो जो है अपनी संस्थाओं को और अपनी संस्थाओं के जो कलाकार बंधु है, उन्हीं को वो फायदा पहुंचाता है। ये बड़ा दुख का विषय है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से ये निवेदन करूंगा कि राजस्थान ललित कला अकादमी या जवाहर कला केंद्र के किसी भी बड़े पद के ऊपर ऐसे व्यक्ति की पद होनी चाहिए जो किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ ना हो, और वो हर कलाकार को साथ लेके चले, सबका ध्यान रखे, सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करे और सबको बराबर का मौका दे। बहुत सही। आपने बड़ी आजकल इन वर्तमान दिनों में जब से सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या या तथाकथित हत्या या जो भी रही है, उसके बाद में ये मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है कि हर जगह निष्पक्ष चयन होना बेहद जरूरी है, ताकि नेपोटिज्म को हटाया जा सके, मिटाया जा सके। और जाहिर सी बात है कि इन सरकारों को इस बात पे ध्यान देना जरूरी है। और आपके जो इतनी अनुभवी बात से मेरे ख्याल से लगता है सरकार को इस बात पर कोई एक्शन तो लिया जाना चाहिए कि किसी भी पद के ऊपर किसी को भी पदच्युत करते वक्त ये बात का ध्यान रखा जाए कि वहां पर वो ऐसा व्यक्ति हो जो निष्पक्ष हो, जो सही ढंग से निर्णय ले सके और कला के उत्थान के लिए काम करे, ना कि अपनी संस्था के उत्थान के लिए काम करे। चलिए, और सभी प्रकार के कलाकारों का वो ध्यान रखे, सबको मौका दे। अब देखिए, मेरे को राजस्थान ललित कला अकादमी से 3 अवार्ड मिले हुए हैं। 80 के अंदर मेरे को अवार्ड मिला, उसके बाद में मेरे को 2 अवार्ड और मिले, 83 में मिला, 81 में मिला। लेकिन आज तक वहां ललित कला अकादमी की जो पॉलिटिक्स है, मेरे को आज तक कभी जजिंग में नहीं बुलाया गया, कभी मेरे को किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता, ना कोई कला मेला लगता है उसके उद्घाटन पे बुलाया जाता। वहां सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है, उन्हीं लोगों को वहां इनवाइट किया जाता है जो संस्था और जो वहां के चेयरमैन जिन लोगों से जुड़े हुए होते हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान के जो कला मंत्री हैं बीडी कल्ला जी, वो बहुत अच्छे कला के बारे में समझते हैं और कला का उनको ज्ञान है, और उनके आने के बाद में राजस्थान ललित कला अकादमी जवाहर कला केंद्र का काफी कुछ ढांचा सुधरा है। तो मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि हमारे जो कला मंत्री हैं वो सही निर्णय लेंगे। चलिए, मैं एक युवा प्रतिभा से भी, हंसराज जी से भी बात करना चाहूंगा। जैसे अभी अर्जुन प्रजापति जी ने हमें बताया कि कहीं के निष्पक्ष व्यक्ति होना बेहद जरूरी है जो न्याय कर सके, क्योंकि जैसे अभी नेपोटिज्म की बात की जा रही है, बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, तो नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड के दायरे तक ही सीमित नहीं है, वो हर क्षेत्र में है। जैसे अभी हमारे सामने बड़ी ही दुखद बात उभर कर आई है कि अर्जुन प्रजापति जी जैसे सुलझे हुए और गुणी ज्ञानी को अगर इस तरह से किया जा सकता है, तो वो जो लोग हैं जो नए नए उनके साथ तो कितना नेपोटिज्म होता होगा। ये बड़ी विचारणीय स्थिति है। तो मैं हंसराज जी आपसे ये सवाल लेकर हम फिर से रूबरू होना चाहूंगा कि एक नव प्रतिभा के तौर पर, एक जो हम कहें विद्यार्थी के तौर पर आप जो काम कर रहे हैं, तो ललित कला अकादमी से आप क्या क्या अपेक्षा रखती हैं कि वो आप जैसे जो कलाकार हैं उनकी सहायता के लिए, उनके सहयोग के लिए क्या क्या करें? अर्जुन जी ने जो अकेडमी के बारे में, राजस्थान ललित कला अकेडमी के बारे में जो बात बताई है, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। इन्होंने बहुत सही बात बताई कि निष्पक्ष होना चाहिए और कोई भाई भतीजावाद वाली बात नहीं होनी चाहिए। हर मतलब फिल्म इंडस्ट्री में ले लो, चाहे आर्ट फील्ड में लो, किसी भी फील्ड में लो, होता है। तो कुछ कलाकार, 100 में से 10 कलाकार हो सकते हैं कि वो इन वर्ल्ड अपने आप को अगर स्टेब्लिश्ड देखते हैं, तो वो इस एकेडमी से दूर, या फिर भाई क्या करेंगे अगर मौका नहीं दिया जाएगा, तो वो फिर ऑल वर्ल्ड में अपने आप को कैसे अपनी जर्नी करेंगे, तो वो निकल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि 90% स्टूडेंट्स है ना एकेडमी से जुड़े रहते हैं, और एकेडमी कलाकारों की है, तो वो होना चाहिए। तो निष्पक्ष तो होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और एक बात इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जो अध्यक्ष बनते हैं एकेडमी में, देखो कलाकार का काम है कला करना, वो कला करेगा,
क्योंकि उसको फुर्सत नहीं मिलेगी। अगर उसको काम बेचना आता है तो फिर वो एक व्यापारी हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है कि एकेडमी के जो लोग हैं, वहाँ की जो कमेटी है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो चेयरमैन है, वो उन लोगों को आगे लाएं, वो उनको इनवाइट करें जो इंटीरियर डिजाइनर हैं, बिल्डर्स हैं, आर्ट लवर्स हैं, आर्ट कलेक्टर्स हैं। अगर वो उनको इनवाइट करते हैं और कलाकारों को वहाँ पे शो करते हैं तो डेफिनेटली कलाकारों का रियल वर्क वहाँ पर जाएगा, ना कि इंटीरियर में फ्लेक्स प्रिंट या कुछ इस तरह की बातें होगी। तो मुझे लगता है कि उन बायर्स को लाने की जिम्मेदारी उन एकेडमी वालों को लेनी चाहिए कि कलाकार पूर्णतया अपने माइंड को अपना क्रिएशन करने में लगाए रहे और उनका काम को आगे राज्य स्तरीय पे काम को बढ़ाएं। आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन समय के समय मुझसे कहती हैं कि मुझे अपने इसको रफ्तार को धीमा करना चाहिए और रोक देना चाहिए। लेकिन एक सवाल मैं आखिरी जो पंकजा जी से लेना चाहूंगा। पंकजा जी, हम नहीं जानते कि ये दौर कितना लंबा चलेगा और कब सारी बातें पिछले युग की तरह होंगे। युग का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जाहिर सी बात है आने वाले समय के अंदर ये जिक्र जरूर चलेगा कि कोरोना से पहले ऐसे हुआ करता था और कोरोना से बाद में ऐसे होने लग गया। तो जाहिर सी बात है कि युग परिवर्तन किसी घटना घटी है ये। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हम नहीं जानते कि ये युग कब तक चलेगा, ये काल कब तक चलेगा। तो ऐसे केस के अंदर जो हमारे कलाकार हैं, जितने भी हैं, वो किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं? जैसा कि लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस समय कोई भी नहीं जानता था कि ये संकट का दौर कितना लंबा चलने वाला है। सभी ने, किसी ने सोचा था कुछ दिन का है, किसी ने सोचा था कि कुछ महीनों का है, लेकिन इतना लंबा चलेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और आगे भी कितने दिनों तक चलने वाला है ये कोई बता नहीं सकता है। तो ऐसे में कलाकारों को अपने अंदर धैर्य रखते हुए अपने कला को बहुत अच्छे से करना चाहिए और उसे जो आने वाला नया साल है, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि ये साल तो कोरोना काल में ही निकल जाने वाला है, तो जो नया साल आने वाला है वो कहीं ना कहीं आर्ट के लिए, कलाकारों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा साल साबित होगा। क्योंकि सभी अपने घरों में बैठे हैं, काम छोड़े हुए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एकदम फ्रीज हो गए हैं। तो जब ये कोरोना का डर सबके मन से निकलेगा तो संभवतः निश्चित रूप से आर्ट का भी बाजार बहुत अच्छा चलने वाला है। तो सभी कलाकारों को अपने कला पर ध्यान देना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए और उन्हें अच्छा से अच्छा काम तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी वो पूरा समय अपने घर में बैठकर कला के ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी सी बात की। जाहिर बात है कि ये समय ही ऐसा है तो इस वक्त हमें संयम भी रखना होगा और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना होगा। इस आशा को जिंदा रखना ही होगा कि ये कल भी गुजर जाएगा। जैसे कल नहीं था वो आज नहीं थे, आज है वो कल नहीं रहेगा। मैं आप लोगों की जो बातें हैं उन्हीं को ही एक बार सारगर्भित रूप से दोबारा से कहते हुए शो का समापन करना चाहूंगा। अर्जुन प्रजापति जी ने आज बहुत ही उम्दा बातें उठी हैं। पहली बात जो मैं एक बार फिर से उसको रेखांकित करना चाहूंगा वो यही है कि किसी भी नए कलाकार को, जो भी आर्टिस्ट फील्ड में आ रहे हैं, उन्हें धैर्य के साथ साथ इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी 2 या 5 दिन में सीख कर बड़ा कलाकार नहीं बन सकता। अगर वो वाकई चाहता है कि सफलता उसकी तरफ आए और जीवन के उतार चढ़ाव उसे बार बार में रोके ना, तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने आप को संयम और धैर्य के साथ में आगे बढ़ता रहे, अपनी क्रिएटिविटी को सीखता रहे। जाहिर सी बात है कि हर चीज इंसान खुद ब खुद सीख कर पैदा नहीं होता है, वो चीजें बाहर से सीखनी पड़ती हैं और जो सिखाता है उसका नाम गुरु होता। तो गुरु की चरण वंदना, उसका साथ, उसका सानिध्य सदा ही रखना चाहिए। मैं बात से पंकजा जी से कहूँ, उन्होंने कहा कि बड़ी सही सी बात है, कहीं न कहीं काल ये है कि आज है वैसा कल नहीं रहेगा, कल अगर वैसा परसों नहीं होगा। तो हमें अपनी शांति को, संयम को, विश्वास को अपने अंदर तरोताजा रखना चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल शुभ ही होगा। हमें अपनी क्रिएटिविटी की तरफ जोर देना चाहिए। मैं उस बात को भी, हंसराज जी की बात को दोबारा से खंडित करना चाहूंगा जो उन्होंने बहुत ही सुंदर सी बात कही कि जाहिर सी बात है कि गुरु शिष्य परंपरा के अंदर एक एलिमेंट जो नया ऐड करना पड़ेगा वो इस बात को करना पड़ेगा कि अब नए युग के गुरुओं को इस बात का ख्याल रखना ही पड़ेगा कि उनके शिष्य हैं वो ग्लोबल हैं, उनके हाथ में प्रचार की शक्ति है। तो हमें उनके स्टेप को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उनके दिमाग में जो ख्यालात आते हैं उनको एक बार देखना, सुनना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि वो हमारे मोल्ड, हमारे सांचे में हमारे हिसाब से मोल्ड हो ही जाए। तो इस मोल्डिंग के लिए हमें भी नए जमाने के लिहाज से ढलना ही पड़ेगा। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से और अपने विचारों से हमें अवगत करवाया। मैं इस बात के साथ पूरा विश्वास रखता हूँ कि आपके विचारों से जो नए कलाकार हैं वो भी मार्गदर्शन मिलेगा और सरकार के सामने जो बातें रखी हुई हैं अर्जुन प्रजापति जी ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी चैनल के जरिए जब उनके सामने बातें जाएंगी तो वो भी इस पर ध्यान देंगे और इस बात का गौर करेंगे
कि नेपोटिज्म किसी एक के वर्ग विशेष का ही दायरे में नहीं आता। नेपोटिज्म हर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेपोटिज्म के ऊपर लगाम लगाई जाए और कलाओं और प्रतिभाओं को आगे से आगे बढ़ाया जाए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं अगले प्रोग्राम की तैयारी के लिए आगे चाहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार।